नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह के बारे में। आपका जन्म 2 नवंबर 1932 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक जमींदार परिवार में हुआ था और इसी वर्ष 10 मई 2020 को आपका निधन हुआ। योगेंद्र सिंह पे बहुत कुछ लिखा गया है। रांची के प्राध्यापक अमर सिंह की एक किताब है जो रावत पब्लिकेशन से निकली है, योगेंद्र सिंह का समाजशास्त्र। वहीं उन्हीं के स्टूडेंट BK नागला सर की भारतीय समाजशास्त्री चिंतन। इन किताबों में बहुत कुछ दिया है और इन्हीं के माध्यम से मैंने जितना जो कुछ योगेंद्र सिंह जी को जाना है वो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस्ती में आपका जन्म हुआ और स्कूल ऑफ सोशलॉजी लखनऊ में आपका अध्ययन हुआ। वहाँ से आप DP मुखर्जी, राधाकृष्ण मुखर्जी, DN मजूमदार, अजीत सिंह, AK सरन जैसे विद्वान समाजशास्त्रियों के संपर्क में आप रहे। डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा में आपने 3 साल अध्यापन किया। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया। TK उन्नीनाथन और इंद्रदेव जी के साथ वहाँ पे आपने अध्यापन कार्य किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में के बाद आप जोधपुर गए और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम को स्थापित करने के लिए आपको बुलाया गया। 1971 में आप दिल्ली गए और वहाँ आपने लगभग 30 विद्यार्थियों को निर्देशित किया। आपके स्टूडेंट्स की एक लंबी फहरिस्त है। आनंद कुमार, BK नागला, ऐसे एक लंबी फहरिस्त है जो आपके स्टूडेंट की है, जो आज भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी अपना नाम उजागर कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो दोनों ये नागला जी की और अमर सिंह की जो किताब पढ़ी है, योगेंद्र सिंह का समाजशास्त्र, उस पर आज आपके साथ चर्चा करूँगा क्योंकि कल उनका 2 नवंबर को जन्मदिन है, तो उसके ये वीडियो मैंने तैयार किया। योगेंद्र सिंह की 1958 से लेके 2004 तक की रचनाओं का जब अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि एक मानवतावादी, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, विवेकशील, वैज्ञानिक सिद्धांत के आप प्रणेता हैं। सैद्धांतिक प्रकारवाद और अनुभववाद के बीच के संबंध को आपने जोड़ने का प्रयास किया है। ये इनका मुख्य स्थान है। ये ना तो प्रकारवाद पूर्ण रूप से प्रकारवादी थे, ना ही संरचनावादी, लेकिन गतिशील प्रकारवादी सिद्धांतकार के रूप में आपने जरूर अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसलिए इनकी कुछ अवधारणाएं हैं जिस पर हमको चर्चा करना चाहिए, जैसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, पूर्वगामी सामाजिकरण का सिद्धांत, परिस्थिति की अवधारणा, भूमिका की अवधारणा, संस्कृति की अवधारणा, सामाजिक संरचना और विभेदीकरण की अवधारणा, सहयोग की अवधारणा, परंपरा की अवधारणा, प्रतिस्पर्धा की अवधारणा, सकारात्मक संघर्ष की अवधारणा, समाज उद्विकासी परिवर्तन की अवधारणा, और इन सब से ऊपर है सामाजिक तारतम्यता और परिवर्तन का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन को अमर सिंह ने जितना अपने योगेंद्र सिंह के समाजशास्त्र में लिखा है उसके हिसाब से सामाजिक परिवर्तन को एक विचारधारा के रूप में आपने प्रस्तुत किया और कुछ सिद्धांतों की आपने समीक्षा भी की है, जैसे संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के सिद्धांत जो MN श्रीनिवास का, उसकी आपने व्याख्या की, समीक्षा की। लघु और बृहद परंपरा का सिद्धांत हम सभी जानते हैं, मैकम मेरिट का एक प्रमुख सिद्धांत है, इस पर आपने समीक्षा की है। SC दुबे के बहुआयामी परंपरा का सिद्धांत, इस पर चर्चा की आपने। लैम्बर्ट, DP मुखर्जी, AR देसाई के संरचनात्मक सिद्धांत पे आपने चर्चा की है। लुई ड्यूमो के संवेगात्मक ऐतिहासिकता सिद्धांत की भी आपने विवेचना की है। तो योगेंद्र सिंह ने अपने समकालीन जितने भी समाजशास्त्री थे उनके सिद्धांतों पे काफ़ी कुछ चर्चा की और उसके हिसाब से उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। योगेंद्र सिंह की विचारधारा पे जब हम चर्चा करते हैं तो वास्तव में एक गतिशील प्रकारवादी उपागम पर आधारित है। आपने पार्सन से लेके जेफरी अलेक्जेंडर तक दिए गए उद्विकासी प्रकारवाद से की आपने चर्चा की, अर्थात उनसे आप पार्सन से लेके जेफरी अलेक्जेंडर तक आप प्रभावित थे। प्रकारवाद का जो पहला नियम है कि समाज में जितनी भी संस्थाएं और कर्मकांड होते हैं उनका एक ना एक फंक्शन होता है, उनका एक
प्रकार होता है जिसके द्वारा पूरी सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाया रहता है। इसी के आधार पर उन्होंने भी चर्चा की है। अब प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में उन्होंने अंतर भी स्पष्ट किया। कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अंतर सिर्फ इतना है कि प्राकृतिक विज्ञान में तथ्यों को विश्वसनीय ज़्यादा माना जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान में तथ्यों को विश्वसनीय कम माना जाता है। ये वैज्ञानिक कम मानते हैं सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि इनका कारण है कि समाजशास्त्र समाज के संबंध, मूल, कर्मकांड, विश्वास, विचारधाराओं का अध्ययन करता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत दो तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध और उनके अर्थपूर्ण कार्य कारणों के को लागू करने के नियम बनाए जाते हैं। भौतिकी में आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार से समाज विज्ञान में तथ्यों का निर्माण और पुनर्निर्माण होता रहता है। इसकी बात योगेंद्र सिंह ने की है। वहीं योगेंद्र सिंह पूर्ण मानव के साथ साथ एक सिद्धांतकार भी रहे, एक थ्योरी बिल्डर भी रहे, जो भारतीय सभ्यता को अनेकता में एकता के रूप में देखता है। उन्होंने भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन या भारतीय सभ्यता को अनेकता में एकता के रूप में देखा है। और उनकी एक पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि संस्कृतिकरण, इस्लामीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण ने भारतीय परंपरा के अनुकूलनशील परिवर्तन किए हैं। अर्थात भारत में जितने भी अनुकूलनशील परिवर्तन हुए हैं वो संस्कृतिकरण, इस्लामीकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से हुए। ये परिवर्तन लघु संरचना से लेकर बृहत संरचना तक हमको दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने पश्चिम के जो सिद्धांतकार थे उनके मतों का खंडन भी किया है योगेंद्र सिंह ने। वो कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकीकरण एक साथ नहीं चल सकते। इसकी बात करते हैं वेस्टर्न थिंकर, जिसका उन्होंने विरोध किया। बोले भारत में अनेक तथ्यों के आधार पर उन्होंने स्थापित किया कि भारत में जाति, संयुक्त परिवार, हिंदू धर्म, आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी एक साथ चल रही है। यहाँ टेक्नोलॉजी भी है, विज्ञान भी है, जाति व्यवस्था भी है, संयुक्त परिवार भी है और हिंदू धर्म भी है। ये एक साथ चल रही है। जबकि वेस्टर्न थिंकर्स कहते थे, सोशलाइजिस्ट कहते थे कि परंपरा और आधुनिकता एक साथ नहीं चल सकते। इसका उन्होंने तथ्यों के आधार पर विरोध किया। वो कहते हैं यहाँ आप देखिए, धर्म के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था, कर्म और धर्म का सिद्धांत जो है भारत का एक प्रमुख सिद्धांत है। ये जाति व्यवस्था हमारे कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, धर्म। और बोले यहाँ पे ऐसा विश्वास है और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति, जिस जाति का व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसको दूसरी जाति में, दूसरे जन्म में, अर्थात दूसरे जन्म में उच्च जाति में वो जा सकता है, निम्न जाति का व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है। ये एक धारणा है और उसको उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ये भारत की एक परंपरा है और भारत में जाति और तकनीक, टेक्नोलॉजी और कास्ट दोनों पैरेलल चल रहे हैं, तो एक साथ चल सकते हैं। फिर इनकी एक पुस्तक आई है सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेजिलेंस। एक पुस्तक है इनकी जिसमें उन्होंने भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे उनकी बृहत चर्चा की, काफ़ी लार्ज स्केल पे, बृहत पैमाने पे उन्होंने इसकी की है। वो कहते हैं भारत में एक और आर्थिक विकास हो रहा है। आज़ादी के बाद का विश्लेषण उन्होंने बताया, भारत में एक और आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन उसी के पैरेलल गरीबी और अशिक्षा में भी वृद्धि हो रही है। गरीबी और शिक्षा में भी वृद्धि हो रही है। आधुनिक बाजार व्यवस्था जो है उसने एक नवीन मध्यम वर्गों को जन्म दिया है, जो पूंजीपति और सर्वहारा के बीच की एक चेन है, कड़ी है। ये आर्थिक परिवर्तन, औद्योगिकरण और नगरीकरण के, भारत में ये जो आया है वर्ग, ये आर्थिक परिवर्तन, नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण हुआ है। इसका एक उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन करते हुए बहुत कुछ अपनी किताब में लिखा। वहीं सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेजिलेंस में उन्होंने एक चीज और भी की है कि भारतीय सभ्यता और परंपरा पे उन्होंने बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं भारतीय समाज आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। योगेंद्र सिंह ने कहना था कि भारतीय समाज जो है आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। यहाँ कुछ विरोधाभास भी हैं और चुनौतियां भी, कुछ चीज़ों को लेकर हमारे आपस में विरोधाभास हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पे राजनीतिक आधुनिकीकरण पे ज़्यादा जोर दिया। उनका कहना था भारत में राजनीतिक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जितना अधिक होगा उससे समाज का उद्विकासी राजनीतिक तंत्रों में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ये उनकी एक खास थी, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा है उनके जो सिद्धांत हैं, अधिकतर उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं उसमें 2-3 शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुत किया है।
एक महत्वपूर्ण शब्द उनके थे सफलता का संकट, क्राइसिस ऑफ सक्सेस, और एक है विफलता का संकट। यानी सफलता और विफलता के संकट की आपने बात की है। वो कहते हैं ये ऐसा हुआ है कि अभी भी व्यवहार पर उच्च जाति और वर्ग का वर्चस्व, भारतीय समाज में अपर कास्ट, उच्च जाति और वर्गों का वर्चस्व समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ सफलता का संकट भी है और उतना ही विफलता का संकट भी है। ये कई इस साल के इतिहासों के आधार पर उन्होंने कहा कि भारत में, वो कहते थे, योगेंद्र सिंह का कहना था, साफ कहना था कि हमको सॉफ्ट कॉन्फ्लिक्ट के पक्ष में नहीं थे, लचीले संघर्ष नहीं, और ना ही विरोधी संघर्ष के। वो कहते थे हमें लचीले संघर्ष नहीं करना है। फिर उनकी एक किताब है कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें उन्होंने सामाजिक संरचना की जगह सांस्कृतिक संरचना पर बल दिया है। यहाँ पे उन्होंने सामाजिक संरचना के साथ साथ शुरुआत में उन्होंने सामाजिक संरचना की बात की, लेकिन जब दूसरी किताब लिखी कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें सामाजिक संरचना की जगह सांस्कृतिक संरचना को उन्होंने महत्वपूर्ण बनाया। वो कहते हैं भूमंडलीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन है, उसको उन्होंने सूचना क्रांति से जोड़ा। बोले सूचना क्रांति हो रही है, ये जो बदलाव आ रहा है, इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में तीव्रता आएगी और राष्ट्र निर्माण में हमारी संस्कृति सभ्यता एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरेगी। और भारतीय संस्कृति जो है उसमें भौतिक संस्कृति के लक्षण दिखते हैं, दूसरी तरफ उसमें अभौतिक संस्कृति के लक्षण भी हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं। वो सूचना क्रांति के आधार पर उन्होंने कहा कि इसमें स्थानीय संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के बीच में एक संबंध है, स्वाभाविक ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनाइज्ड रिलेशन है, स्वाभाविक संबंध है। जब हम स्थानीय संस्कृति के महत्व में अनुकूलनशील परिवर्तन देखते हैं, तो दूसरी तरफ हमें पॉपुलर कल्चर में भी वृद्धि, भारत में एक पॉपुलर कल्चर, आम संस्कृति विकसित हो रही है। इस पॉपुलर कल्चर उन्होंने देखिए हमारे खान पान की, डोसा दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक है, ढोकला वेस्ट से लेके आपके नॉर्थ ईस्ट तक चला गया है। ये और बोलचाल हमारी बम्बैया लैंग्वेज में ग्रामीण भाषा का पुट है, पहनावा हमारा एक, तो ये पॉपुलर कल्चर है। हमारे शब्दावली में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अंग्रेजी के प्रति हमारी, तो ये जो है हमारे जो पारंपरिक विश्वास, हमारी परंपराएं हैं, उसमें बदलाव आ रहे हैं। पॉपुलर कल्चर, एक चीज़ और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आजकल मंदिर जाने का बड़ा फैशन है, लोग मंदिर जाते हैं, हाथ में कलवा बांधते हैं, एक पॉपुलर कल्चर के रूप में एक आम संस्कृति में वृद्धि हुई है। वो कहते हैं उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि परंपरागत मध्यम वर्ग के स्थान पर अब नवीन वैज्ञानिक मध्यम वर्ग का जन्म हुआ है। भारत में एक ट्रेडिशनल मिडिल क्लास जो था, उसकी जगह एक वैज्ञानिक मिडिल क्लास, साइंटिफिक मिडिल क्लास का जन्म हुआ है, जो विवेकशीलता, वैज्ञानिकता के साथ साथ परंपरागत नियम को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में विज्ञान और परंपराएं साथ साथ चलती हैं, और उसके कई उन्हें उदाहरण दिया। वैसे भी अगर हम देखें तो हमको दिखता है कि हमारे यहाँ जब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त देखा जाता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट अपनी दुकान शुरू करता है, पूजा पाठ कराता है। तो ये सारी चीजें हम परंपरा में नहीं छोड़ रहे और विज्ञान दोनों को लेकर चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि भारत में एक नवीन वैज्ञानिक मध्यम वर्ग का जन्म हुआ है और हमारी संस्कृति वास्तव में एक मिश्रित संस्कृति है, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी संस्कृति है भारतीय संस्कृति। फिर इसके बाद उन्होंने, योगेंद्र सिंह ने सांस्कृतिक संरचना और संस्कृति पे इतना ज़्यादा काम किया है कि अंततः वो तो संस्कृति को एक पूंजी के रूप में मानते थे। बोले थे प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक समाज में उसकी संस्कृति एक कैपिटल है, एक पूंजी है। कल्चर इज ए कैपिटल। इसकी बात पियरे बोर्दियो ने भी की थी, सामाजिक और सांस्कृतिक धन की बात जो की थी, कि सोशल और कल्चरल कैपिटल की बात पियरे बोर्दियो भी करते हैं। योगेंद्र सिंह ने भारत में जो परिवर्तन हो रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक, उसके लिए 5 शक्तियों को महत्वपूर्ण माना है। वो 5 शक्तियां कौन सी हैं? संस्कृतिकरण, इस्लामीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और भूमंडलीकरण। ये 5 शक्तियां बोलते हैं योगेंद्र सिंह कि भारत में जितना भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, संस्कृतिकरण के कारण हुआ, इस्लामीकरण के कारण भी बदलाव आया, अंग्रेजों के साथ पश्चिमीकरण आया तो उससे बदलाव आया, फिर अभी आधुनिकीकरण हुआ, और ये 1990 के बाद से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है,
ये भूमंडलीकरण का जो दौर हुआ है, भारत में शुरुआत हुई है नए आर्थिक सुधारों की, ये 5 शक्तियां जो हैं भारत में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं के कारण भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ है। इस आधार पर अगर हम देखें भारत के समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह जी का, उनका व्यक्तित्व जो है मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। वे एक सार्वभौमिक, मानववादी और ऐतिहासिक समाजशास्त्री के रूप में उभरे हैं। उनके जितने भी अध्ययन हैं वो एक संवेदनशील समाजशास्त्री हैं, जो हम सभी भारतीयों के लिए जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं एक आदर्श प्रारूप हैं। उनके व्यक्तित्व पे कई समाजशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा है। पार्सन्स, हैबरमास, कार्ल मार्क्स, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ये सारे समाजशास्त्रियों से वो रूबरू थे और उनसे प्रभावित थे। और वो एक अपने आप को एक सशक्त वैज्ञानिक समाजशास्त्री के साथ साथ एक उत्तरदायी भारतीय नागरिक भी योगेंद्र सिंह जी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उन्होंने संस्था निर्माणक, इंस्टीट्यूशनल बिल्डर के रूप में जाने जाते हैं। जेएनयू में जितने लोग पढ़े हैं सब जानते हैं कि योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डर हैं। योगेंद्र सिंह के विचार और क्रिया में एक समरूपता पाई जाती है, आइडिया एंड प्रैक्टिस में समरूपता पाई जाती है। विचार का दर्शन में विश्वास नहीं रखते, वे फिलॉसफी ऑफ आइडियाज में उनका विश्वास नहीं था। वे ग्रैम्सी के क्रिया के दर्शन में विश्वास रखते थे। ग्रैम्सी का जो था फिलॉसफी ऑफ पेरिक्स, उसमें उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। इस तरह हम देखते हैं कि वास्तव में योगेंद्र सिंह ऐसे भारतीय समाजशास्त्री हैं जिसमें समाजशास्त्र एक आंतरिक व्यवसाय, वैकेशन के रूप में उभर कर आया है। उनके जीवन में समाजशास्त्र जो है एक आंतरिक व्यवसाय के रूप में उभरा है। उसमें सैद्धांतिक प्रतिबद्धता भी है और ऐतिहासिक प्रतिबद्धता, दोनों सैद्धांतिक और ऐतिहासिक प्रतिबद्धता योगेंद्र सिंह के समाजशास्त्र में है। मूल रूप से योगेंद्र सिंह प्राकृतिकवादिता वाले थे। नेचुरलिज्म और मानवता, ह्यूमनिज्म के बीच में समरूपता रखते थे। इनकी एक किताब और है, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशलॉजी। इसमें सैद्धांतिक उपागम के आधार पर उन्होंने शुरुआत की है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की शुरुआत की उन्होंने। और संस्कृतिकरण से लेकर भूमंडलीकरण, ऐतिहासिक संरचनात्मक एकता को प्रदर्शित किया है। मूल रूप से योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज का, अगर हम देखें भारतीय समाजशास्त्र का, उन्होंने भारतीयकरण किया है। जो कि भारत में समाजशास्त्र पाश्चात्य समाजशास्त्र था, उसको योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाजशास्त्र का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन किया है, जो एक सबसे बड़ी सैद्धांतिक उपलब्धि है। मूलतः अगर हम देखें योगेंद्र सिंह के सिद्धांत या योगेंद्र सिंह के समाजशास्त्र को 3 चीजें उसमें उभरती हैं। एक, भारतीय समाज और संस्कृति की ऐतिहासिकता, हिस्टोरिसिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। दूसरा, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद, हिस्टोरिकल डायलेक्ट्स। और समग्रीकरण, टोटलिटिज्म। अर्थात भारतीय समाजशास्त्री एक इस प्रकार के समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समन्वयात्मक उपागम के साथ साथ भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास किया। इंडियन सोशियोलॉजी जो है, वास्तव में जो भी परिवर्तन आया है वो योगेंद्र सिंह ने उसमें भारतीय समाज को देखने का, इसलिए उनको कहा जाता है इमेज ऑफ मैन। आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी में उन्हें इमेज ऑफ मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मानव को केंद्रित करके समाजशास्त्र की प्रकृति और उनकी प्रवृत्तियों की चर्चा की है। वो कहते हैं हमको हमेशा इमेज ऑफ मैन के रूप में चर्चा करना चाहिए। और वो उन्होंने एक दृष्टि दी हम सभी के लिए, समाजशास्त्र की विश्व दृष्टि में मनुष्य की छवि मूलभूत विषय है। और वो उन्होंने टेक्नोलॉजी, औद्योगिक क्रांति के पश्चात देशों की संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों को भी देखा। इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी जो कुछ प्रमुख किताबें हैं उन पर भी हमको चर्चा करना चाहिए। द वर्ल्ड व्यू ऑफ सोशलॉजी एंड द चैलेंज ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, कंसेप्ट ऑफ मैन इन सोशलॉजी, आइडियोलॉजी, थ्योरी एंड मेथड इन इंडियन सोशलॉजी, इंडियन सोशलॉजी, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, फंक्शनल मल्टीफेयर इंडियन सोशलॉजी, रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस इन इंडिया, challenges of globalization, identity and economic development in Indian perspective। ये इनके कुछ अलग अलग निबंध थे जो बाद में किताब के रूप में आए हैं। इन्हें बहुत सारे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों में हम देख सकते हैं इनने सिद्धांतों को, भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करा है। जैसे 1952 इनका जो कार्यकाल था उसके फेस में नागला जी ने बहुत अच्छे से बताया है। 1952 से 1960 का जो कार्यकाल था, चयनित और स्वीकृत परिवर्तन और नवाचार,
1960 से 1962 की अवधि इन्होंने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण खिसकन के रूप में हुई। भारतीय समाज में महत्वपूर्ण सैद्धांतिक वैचारिक स्तर पर जो तनाव पैदा हुए थे उसकी चर्चा की है। 1964 से 1970 की अवधि में वो कहते हैं समाजशास्त्री आत्मचेतना जागृत हुई है और पर्याप्त योगदान और सैद्धांतिक आधारों में वृद्धि हुई है। फिर 1970 से 1977 के दौर में कहते हैं भारत में ज्ञान और परिवर्तन में वृद्धि हुई। ये 52 से 1989 के बीच में भारतीय समाजशास्त्र में जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हुआ था उसकी योगेंद्र सिंह ने चर्चा की है। फिर इनको 4 अवधियों में इन 4 सैद्धांतिक आधार विकसित किए योगेंद्र सिंह ने। पहला था दार्शनिक सैद्धांतिक आधार, फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। दूसरा है सांस्कृतिक सैद्धांतिक आधार, कल्चरोलॉजिकल ओरिएंटेशन। तीसरा संरचनात्मक सैद्धांतिक आधार, स्ट्रक्चरल थ्योरेटिक ओरिएंटेशन। और चौथा है ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक आधार, डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन। ये 4 उन्होंने आधार बताए हैं। और वास्तव में सांस्कृतिक पहचान का संदर्भ वो कहते थे वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। और ये इस आधार पे उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जितनी भी किताबें थी, इनका मूल उद्देश्य था भारतीय समाजशास्त्र का चित्रण, अवधारणाओं सिद्धांतों को परिप्रेक्ष्य में करना, सिद्धांत पर संदर्भ से मिलना चाहिए, समन्वयात्मक उपागम इनकी पद्धति थी, अध्ययन पद्धति। इन्होंने संरचनात्मक, प्रकारात्मक, संरचनावादी, संरचनात्मक ऐतिहासिकवादी और मार्क्सवादी, इन 4 प्रकारों पे पूरी करी। और भारत के संबंध में, भारतीय समाज के संबंध में जो सामाजिक संस्करण, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, भारतीय समाजशास्त्र और सांस्कृतिक परिवर्तन, ये 5 मुद्दे उनके थे। ऐसे भारतीय समाजशास्त्री जिनके आधार पे हम भारत के योगेंद्र सिंह के समाजशास्त्र को जानने का प्रयास किया, जो अमर कुमार ने भी अपनी किताब में लिखा था, रावत पब्लिकेशन की, योगेंद्र सिंह का समाजशास्त्र। वहीं बीके नागला जी की किताब भारतीय समाजशास्त्री चिंतन, ये भी रावत पब्लिकेशन की है। इसको मैंने जितना पढ़ा और यूट्यूब और विभिन्न पत्रिकाओं में या उनके जो सिद्धांत हैं उनके आधार पे मैंने एक समग्र रूप में योगेंद्र सिंह के समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह को उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया।